नमस्कार साथियों, हम प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे कि प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत क्या है। तो प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के बारे में हमने ये जाना कि प्रत्यय का मतलब क्या है। तो सबसे पहले प्रत्यय के बारे में सिद्धांत ने विचार किया कि प्रत्यय जो है वो मानसिक विचार मात्र है। प्लेटो ने उसका खंडन किया, उसने कहा प्रत्यय केवल मानसिक विचार मात्र नहीं है, बल्कि प्रत्यय जो है वो वास्तविक है, प्रत्यय वस्तुनिष्ठ है, इनका वास्तव में अस्तित्व होता है, प्रत्यय वास्तव में होते हैं, केवल हमारे मन की उपज नहीं है। हमने मन में मान लिया कि कोई वस्तु है और उस वस्तु का प्रत्यय कोई है तो वो प्रत्यय किसी दूसरे दिव्य लोक में निवास करता है, ऐसी बात नहीं है। वो कहता है कि प्रत्यय है, ये हमें मानना होगा, और वस्तु का वास्तविक मूल स्वरूप प्रत्यय ही है, ये भी हमें मानना होगा, और साथ में हमें ये भी मानना होगा कि वो प्रत्यय जो है वो एकदम वास्तविक है, वस्तुनिष्ठ है, व्यक्ति से, ईश्वर से और हमारे मन से, सारों से उसकी स्वतंत्र सत्ता है। प्रत्यय जो है वो केवल मानसिक विचार नहीं है, बल्कि इनकी वस्तुनिष्ठ सत्ता है। वो प्रत्यय का मतलब एक वर्ग की सभी वस्तुओं में पाए जाने वाले सामान्य गुण जो हैं वो उनको प्रत्यय या विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। ऐसी चीज जो एक ही वर्ग की सारी वस्तुओं के गुणों का समुच्चय यदि हम बोले तो वो सामान्य जो चीज बनती है। जैसे मनुष्य जो है, सारे मनुष्यों को देख के हम राम, श्याम, मोहन आदि अनेक विशेषणों को देखते हैं, और उन विशेषणों को देख के हम ये कल्पना कर लेते हैं कि इनमें मनुष्यता नाम का एक तत्व पाया जाता है। वो मनुष्यता नाम का जो तत्व जो है, विभिन्न गायों को देख के हम ये मानते हैं कि गोत्व नाम का एक सामान्य तत्व पाया जाता है। वो सामान्य तत्व गोत्व जो है वो मनुष्य तत्व जो है वो सारी चीजें प्रत्यय या सामान्य की श्रेणी में आती है। यानी सामान्य का मतलब एक वर्ग की सारी वस्तुओं का समुच्चय, इसको हम एक नाम से जाने, यानी सारे मनुष्यों को यदि हम एक नाम से जाने मनुष्य, सारे गायों को हम एक नाम से जाने गोत्र, तो ये प्रत्यय है। तो वो प्रत्यय जो है वो वास्तविक है। अब हम इन प्रत्ययों की ये कुछ 5-6 मोटी मोटी इसकी बातें, इनको हम जानेंगे तो इससे हमें प्रत्ययों का अर्थ और प्रत्ययों का जो प्लेटो का विज्ञानवाद है या जो प्रत्ययवाद है उसको हम और अधिक विस्तार से समझ पाएंगे। तो पहली चीज वो बोलते हैं कि प्रत्यय मूल द्रव्य है। प्रत्यय क्या है? मूल द्रव्य है। मूल द्रव्य का मतलब द्रव्य वह होता है जिसकी अपने आप में सत्ता हो, जो अपनी सत्ता के लिए किसी अन्य पर आश्रित नहीं हो। प्रत्यय मूल द्रव्य है। प्रत्यय मूल द्रव्य पाना है, ऐसा द्रव्य पाना है जो किसी अपने ज्ञान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए किसी व्यक्ति, विचार या ईश्वर या आत्मा पर केंद्रित नहीं है। प्रत्यय अपने आप में स्वतंत्र है। प्रत्ययों के भी विभिन्न वर्ग होते हैं। जैसे सारी वस्तुएं जो हैं, टेबल, कुर्सी, ये मकान, ये सारे वर्गों में आते हैं। रंग, नीला, काला, पीला, ये सारे रंग जो हैं ये गुण प्रत्यय में आते हैं। इसी प्रकार संबंध की बात माने तो संबंध में मतलब समानता, एकरूपता, भिन्नता, ये सारे संबंध में आते हैं। इसी प्रकार मूल्य की बात करें अगर आपने तो मूल्य में सत्यम, शिव, सुंदरम, ये मूल्य अंतर्गत आते हैं। तो प्रत्यय जो है प्रत्यय असीम है। ये मैंने चीज आपको इसलिए बताइए कि ये तो प्रत्यय मूल द्रव्य है। इसमें आप ये लाइन देख सकते हो कि प्रत्यय असीम संख्या में सीमित नहीं है, और हर वस्तु के, हर चीज के अलग अलग प्रत्यय हैं। जैसे सारी वस्तुओं को हमने टेबल, कुर्सी, मकान, इनको वस्तु में डाल दिया। रंग जो है नीला, काला, पीला, इनको गुण में डाल दिया। सत्य, सुंदर, ये इनको मूल्य में डाल दिया। इसी प्रकार संबंध, एकरूपता, विभिन्नता, इनको सारों को हमने संबंधित अंतर्गत डाल दिया। क्योंकि इसका मतलब यही है कि प्रत्ययों में विभिन्न प्रकार होते हैं। प्रत्यय जो है वो एक तरह के नहीं है, उनमें विभिन्न प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। तो ये है पहले चीज, प्रत्यय मूल द्रव्य है। दूसरा, प्रत्यय सार्वभौम है। प्रत्यय जो है क्योंकि वो ऐसी चीज है जिसको सारे मानते हैं, जो सब जगह पाई जाती है। ये एक सामान्य सिद्धांत है। कोई एक विशेष
प्रत्यय कोई ऐसी चीज चाहिए जो किसी एक एक कोने में है, वस्तुओं की तरह। वस्तुएं जो है वो हमें दिखाई दे सकती है, वस्तुएं जो है उनको हम सत्ता उनके मान सकते हैं, वस्तुएं जो है वो उनका ज्ञान हमारे लिए सत्य या असत्य हो सकता है। वस्तुओं का ज्ञान हमारे लिए संभाव्य रूप में ही होता है, क्योंकि वस्तुओं का ज्ञान हमें अनुभव से होता है। लेकिन प्रत्ययों का ज्ञान क्योंकि हमें बुद्धि से ज्ञान होगा और बुद्धि से प्राप्त होगा, और क्योंकि बुद्धि से प्राप्त होने के कारण प्रत्ययों का ज्ञान जो है वो सारा भोग होगा, वो सारों के लिए सही होगा। अगर कोई प्रत्यय मेरे लिए सही है तो वो प्रत्यय आपके लिए भी सही होगा, क्योंकि प्रत्यय जो है ये सामान्य या सार्वभौम रूप में अपनी सत्ता रखते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष के विचार नहीं है, ये मूल रूप में है, ये वस्तु के मूल तत्व है, इसलिए इनको सार्वभौम रूप बोला गया है। तीसरा है प्रत्ययों का स्वतंत्र अस्तित्व है। अगर हमने प्रत्ययों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना तो इनका यथार्थ स्वरूप जो है वो खंडित हो जाएगा। अगर हमने प्रत्ययों के बारे में ये मान लिया कि प्रत्यय व्यक्तियों के मन पर आश्रित है, या प्रत्यय जो है वो भौतिक वस्तु पर अस्तित्व पर आश्रित है, तो फिर प्रत्ययों को हम जब ये कह रहे हैं कि वस्तुएं असत्य है, प्रत्यय वास्तविक है, प्रत्यय रियल है, प्रत्यय यथार्थ है, वो चीज हमारी फिर खंडित हो जाती है। अगर हमने प्रत्ययों को का स्वतंत्र अस्तित्व हमने नहीं माना हो। इसलिए प्लेटो कहता है कि प्रत्ययों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्ययों का तो ये किसी भी व्यक्ति या मन या ईश्वर पर निर्भर नहीं है, ये अपनी सत्ता का स्रोत स्वयं है, इनकी सत्ता खुद में है, इनकी सत्ता जो है वो अपने आप में है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर हमने इनको किसी पर डिपेंडेंट मान लिया तो इनका यथार्थ स्वरूप जो है वो नष्ट हो जाएगा। समस्त प्रत्यय जो है ये दिक् काल से परे है। सारे प्रत्यय जो है वो दिक् काल से परे। दिक् मतलब देश, स्पेस, और काल मतलब समय। अगर हमने इनको दिक् काल के अंदर पाना तो हमें फिर इन प्रत्ययों को वस्तुओं की तरह मानना होगा। अगर हम ये माने कि सारे प्रत्यय जो है वो दिक् काल के अंदर ही है, ये मान लिया, तो फिर अंदर ही है, तो हमें अन्य वस्तुओं की तरह हमें ये मानना होगा कि प्रत्यय जो है वो दिक् और काल से सीमित हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्यय दिक् काल के अंदर है। ये अगर हमने मान लिया तो हमें ये मानना होगा कि वो दिक् काल के अंदर है, तो दिक् काल से दूरी और समय से सीमित है, और सीमित है तो हमारा ये वाला सिद्धांत खंडित हो जाएगा जो हमने बोला है कि प्रत्ययों का स्वतंत्र अस्तित्व है। उनकी स्वतंत्रता, उनका आत्म निर्भरता समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमने चौथे बिंदु पे ये माना है कि समस्त प्रत्यय जो है वो दिक् काल की सीमा से परे है। वस्तुएं जो होगी वो दिक् काल की सीमा में है, वस्तुएं दिक् काल की सीमा में होगी तो वस्तुएं सीमित भी होगी, लेकिन प्रत्यय क्योंकि ये सीमित नहीं है, प्रत्यय जो है ये स्वतंत्र है, प्रत्यय जो है ये स्वतंत्र है और ऐसे सीमित है, इसलिए ये दिक् काल की सीमा से भी परे है। समस्त प्रत्ययों का ज्ञान बुद्धि से ही संभव होता है। अब जब ये हमने मान लिया कि हमारे ज्ञान का विषय एकमात्र प्रत्यय है, हमें ज्ञान, वास्तविक ज्ञान हमें जो है वो केवल प्रत्ययों का होता है, क्योंकि इंद्रियों का कोई इंद्रिय जगत की वस्तु उनका हमें क्या होता है, तो प्लेटो कहते हैं इंद्रिय जगत की वस्तुओं की तो केवल हमें प्रतीति होती है, ज्ञान नहीं होता। ज्ञान किसका होगा? ज्ञान हमें केवल प्रत्ययों का होगा, लेकिन वो ज्ञान का साधन क्या है, किस माध्यम से हमें प्रत्ययों का ज्ञान होगा, किस माध्यम से हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। तब वो कहता है कि सारे वस्तुओं का मुझे ज्ञान या सारे प्रत्ययों का ज्ञान हमें बुद्धि से ही प्राप्त हो सकता है। इस बुद्धि को ये रेशनल इंसाइट भी कहता है, रेशनल इंसाइट, प्रज्ञा या प्रज्ञा, यानी प्रत्यय को ज्ञान वास्तविक ज्ञान है और इन प्रत्ययों का ज्ञान हमें बुद्धि या प्रज्ञा या रेशनल इंसाइट यानी बौद्धिक अंतर्दृष्टि से ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रत्ययों के ज्ञान को हम इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा केवल हमें विशेषों का ज्ञान होता है, सामान्यों का नहीं। और ये प्रत्यय क्या है?
प्रत्यय सामान्य है। प्रत्यय हमने मुख्य बिंदु में पढ़ा, प्रत्यय सार्वभौम है या प्रत्यय सामान्य है। हमें इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा केवल विशेष वस्तुओं का ज्ञान हो सकता है, प्रत्ययों का नहीं। क्यों? क्योंकि प्रत्यय जो है ये सामान्य है, प्रत्यय सार्वभौम है, प्रत्यय सामान्य है। वो सामान्य का ज्ञान केवल हमें बुद्धि के द्वारा ही हो सकता है। अगला बिंदु, अतीन्द्रिय जगत के निवासी है। कौन है? प्रत्यय। विज्ञान जो है, विज्ञान या प्रत्यय जो है वो अतीन्द्रिय जगत के निवासी है। यानी मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ये बताया कि प्लेटो ने जगत को दो भागों में बांट लिया, इंद्रिय जगत और पारमार्थिक जगत या व्यवहारिक जगत या पारमार्थिक जगत। व्यवहारिक जगत में इंद्रिय जगत की सारी वस्तुएं आती हैं। एक जगत तो एक वो है जो जिसका ज्ञान हमें इंद्रियों के द्वारा होता है, वो ज्ञान तो वो संसार तो ये है। वो दूसरा संसार, दूसरा जगत वो है जहाँ प्रत्ययों का निवास होता है, जहाँ प्रत्यय रहते हैं। उस दिव्य लोक को अतीन्द्रिय जगत का नाम दिया है। यानी जो प्रत्यय है वो इस जगत में निवास नहीं करते हैं। प्रत्यय जो है वो अतीन्द्रिय जगत में या पारमार्थिक जगत या दिव्य जगत जो है उसमें निवास करते हैं। यह जगत जो जिसको हम अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं उसमें केवल वस्तुएं निवास करती है, उसमें केवल विशेष निवास करती हैं, सामान्य नहीं। सामान्य या प्रत्ययों या विज्ञानों का अस्तित्व जो है वो अतीन्द्रिय जगत में है, वो किसी दूसरे जगत में रहते हैं। उसने ये बात बोली कि प्रत्यय जो है वो इस लोक के व्यवहारिक जगत के, इनके जगत के निवासी नहीं है, बल्कि प्रत्यय जो है वो अतीन्द्रिय जगत के या पारमार्थिक जगत के निवासी है। सातवां जो है प्रत्ययों में एक तारतम्य है, एक हायरार्की है, तारतम्य। प्रत्ययों में एक क्रम है। हमने देखा प्रत्यय असीम संख्या में पाई जाती है, लेकिन इनमें भी एक हायरार्की है, इनमें भी एक क्रम है कि सबसे पहले निम्न प्रत्यय, उसके ऊपर उप प्रत्यय, उससे ऊपर उच्च प्रत्यय, उच्चतर प्रत्यय, ऐसे करते करते निम्न से उच्च प्रत्ययों की एक श्रेणी है, एक क्रम है, आपस में संबंधित है। और इनका एक क्रम है कि ये प्रत्यय निम्न है, इसके ऊपर ये प्रत्यय है, इसके ऊपर ये प्रत्यय है। और ऐसे करते करते जब हम अपने सर्वोच्च अवस्था में जाते हैं तो वहां हमें एक शुभ का प्रत्यय प्राप्त होता है, जिसे ये भद्र का प्रत्यय या शिव का प्रत्यय भी कहा जाता है। ये प्रत्यय जो है ये प्रत्यय सर्वोच्च है। जब अपने प्रत्ययों की तारतम्यता के बारे में पढ़ते हैं तो प्लेटो कहते हैं कि प्रत्ययों की तारतम्यता में जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो वहाँ सर्वोच्च अवस्था में जो प्रत्यय हमें प्राप्त होता है वो प्रत्यय शुभ का प्रत्यय, आइडिया ऑफ गुड, या उसका नाम है शिव का प्रत्यय या भद्र का प्रत्यय। ये प्रत्यय है, ये सर्वोच्च है, इसके ऊपर और कोई प्रत्यय नहीं है। ये प्रत्ययों का एक श्रेणी क्रम भी ये लास्ट में बदलाता है। तो ये प्रत्ययों की मोटे तौर पर 7 प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें इसने प्लेटो ने अपने प्रत्यय सिद्धांत को समझाया कि प्रत्यय सिद्धांत वो क्या है, और प्रत्यय सिद्धांत को समझाने के बाद में प्लेटो ने ये भी कहा है कि ये प्रत्यय सिद्धांत जो है, अगर आप इसमें चारों की ये समानता सिद्धांत का सहारा लेता है कि अगर हम माने कि हम अपने मन में मान लेंगे कि ये वस्तु है, ये प्रत्यय है, तो इसकी संगति कैसे होगी, हम कैसे जानें। तो वो कहते हैं जिस प्रकार हम ये जानते हैं कि हमारे मन में एक विचार आता है कि झील है, झील का विचार हमारे मन में आया, विचार आया हमारे मन में, और हमने बाह्य जगत में जाके वास्तव रूप में जब हम झील को देखते हैं, वो विचार का ज्ञान जो है, जो झील का प्रत्यय का विचार हमारे मन में आया, वो ज्ञान हमारा सत्य कब होगा, जब हम वास्तव में जाके झील को देखें। तो विचार और वस्तु इनमें संगति होनी चाहिए। तो हमारे मन में जब ये बात आती है कि प्रत्यय का विचार है, तो वो प्रत्यय का विचार तभी सत्य होगा जब वास्तव में प्रत्यय की संगति होगी, वास्तव में प्रत्ययों का अस्तित्व होगा। तो इसलिए ये कहता है कि मेरा सिद्धांत जो है वो वस्तुनिष्ठ है, वस्तुवाद है, क्योंकि मेरे प्रत्ययों का
वास्तव में अस्तित्व है। मेरे पत्यों का स्वतंत्र रूप में अस्तित्व है। मेरे पत्य जो है वो केवल मन की कल्पना मात्र नहीं है, वो यथार्थ है, सार्वभौम है, सामान्य है और उनका वास्तव में अस्तित्व है। और उनका अस्तित्व व्यक्ति से, ईश्वर से और वस्तुओं से पृथक है। वो इन्हीं चीजों पर आश्रित नहीं। ये अपने विज्ञानवाद में ये लास्ट में करते हैं। धन्यवाद।